चलो। ओए खेबड़ी, चल इसे देख। चलो आज हम लोग देखेंगे उपग्रहों की गति, है ना। इसी का सेकंड पार्ट है, अध्याय 8 का, है ना। हाँ, चैप्टर 8 बी, सेकंड पार्ट है। इसी ग्रेविटी के आगे, है ना, उपग्रहों की गति। उपग्रहों की गति क्या कहते हैं उपग्रह को इंग्लिश में? सैटेलाइट। साटे है। SA है। सैटेलाइट मत पढ़ना, सैटेलाइट है। SATE डबल L है। SATE डबल L है, सैटेलाइट। ठीक, ये हो गया उपग्रहों की गति। ठीक, अब उपग्रहों की गति में देखो, ये हम लोग का कौन सा है? एक ग्रह है, मान के चलो पृथ्वी है या सूर्य है ना। ये हम लोग का सूर्य है, सन है, और इसका कुछ भी द्रव्यमान है। मैं अभी इसको सन को नहीं दिखाता हूं। सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? पृथ्वी। और भी तो लगाते हैं, लेकिन हमारा नाम पहले पृथ्वी पर आता है क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए हमारे धरती को हम पहली प्राथमिकता देते हैं। ये हम लोग का कौन सा हो गया? अर्थ। पृथ्वी इसके चक्कर लगाता है ना। और पृथ्वी के चक्कर कौन लगाता है? कौन लगाता है? चंद्रमा, मून। ठीक। हाँ, नहीं जान रही थी? है? पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है, कितना दिन में पूरा करता है? पृथ्वी चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 27 दिन 7 घंटा, है ना। 27 दिन 7 घंटा लेता है पृथ्वी का, पूरे पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में, है ना। और पृथ्वी एक चक्कर लगाने में कितना दिन लेती है? 365 दिन, है ना। 365 दिन 6 घंटा 47 मिनट ऐसे करके कुछ है समथिंग। ठीक, पूरा एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता। तो देखो क्या हो रहा है। सूर्य जो है, ये सूर्य तो है, सूर्य वो जो भी है। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है? परिक्रमा कर रही है, एक चक्कर लगा रही है। और मून जो है ये किसके एक चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी के। मतलब सब एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं, है ना। तुम भी किसी का चक्कर लगा रहे होगे, हम भी किसी का चक्कर लगा रहे हैं, वैसे ही सब एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? चक्कर काट रहे हैं। ठीक, भले वो चक्कर कंप्लीट हो या मत हो। तो देखो, एक दूसरे को चक्कर लगा रहे हैं, तो किस कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं? इस कक्षा में। मान लो सूर्य पृथ्वी जो है इस कक्षा में, इस दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या कर रहा है? एक चक्कर लगा रहा है ना। तो जिस वेग से ये इस कक्षा में घूमता है, जिस वेग से ये इस कक्षा में घूमता है, उसे उसका क्या कहते हैं? कक्षीय वेग कहते हैं। ठीक, कक्षा में जो इसका वेग रहेगा उसी को क्या कहते हैं? कक्षीय वेग कहते हैं। इसको V0 से प्रदर्शित करते हैं, है ना। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? V0 से। वो VO से प्रदर्शित करते हैं, शायद O का कुछ है मेरे ख्याल से। ऑर्बिट, है ना, ऑर्बिट, ऑर्बिटल जिसको कहते हैं। ये हम लोग का हो गया ऑर्बिटल। O है, सॉरी जीरो बोल दिया था, O है। V ऑर्बिटल, है ना। इस ऑर्बिटल में जिस वेलोसिटी से ये अर्थ राउंडिंग करेगा इस सन का, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे? कक्षीय वेग कहेंगे। ठीक, तो कक्षीय वेग क्या, प्रश्न कैसा पूछता है? कक्षीय वेग क्या है, कक्षीय वेग किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, है ना। और कभी कभी कंडीशन भी देता है, कुछ टीचर लोग कंडीशन देते हैं। कंडीशन ऐसा देते हैं कि वो बोल देंगे कि मान लो यदि कोई वस्तु किसी ग्रह का या उपग्रह का परिक्रमा कर रहा है और वो ज्यादा पास में है उसके, तब उसके कक्षीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसे करके घुमा के क्वेश्चन देते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग कंडीशन लगा के देखेंगे। ठीक, तो हेडिंग डालो कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी। कक्षीय वेग भी कहते हैं या उपग्रह की कक्षीय चाल भी कहते हैं। कक्षीय चाल या कक्षीय वेग जैसा भी कहो, है ना, दोनों है एक साथ। ठीक, ऑर्बिटल स्पीड
या ऑर्बिटल वेलोसिटी। डाले हेडिंग। चलो उसी में परिभाषा लिखो, फिर समझाता हूं। किसी ग्रह के चारों ओर, किसी ग्रह के चारों ओर किसी ग्रह के चारों ओर कोई उपग्रह, किसी ग्रह के चारों ओर कोई उपग्रह जिस चाल से, जिस चाल से अपनी कक्षा में गति करता है, जिस चाल से अपनी कक्षा में गति करता है, जिस चाल से अपनी कक्षा में गति करता है, हो गया, उसे 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 उस उपग्रह की या उस उपग्रह का कक्षीय चाल कहते हैं। हाँ वही तो, कक्षीय चाल कक्षीय वेग एक है। जब वेग पूछेगा तो सबको वेग डाल देना, जिस वेग से गति करता है उसे उसका कक्षीय वेग कहते हैं। चाल पूछेगा तो जिस चाल से गति करता है उसको उसका कक्षीय चाल कहते हैं। है, कुछ अंतर नहीं है, ठीक। उसके बाद उसी में लिखना, इसे v0 से प्रदर्शित करते हैं, है ना, ओ है लेकिन जीरो मान के चलते हैं, ऐसे v0। हो गया। अब समझो यहीं पर, मान लो एक पृथ्वी है हम लोग का, है ना। इस पृथ्वी का द्रव्यमान क्या मान के चलते हैं, m, और इसका त्रिज्या क्या मानेंगे, r। माना इस पृथ्वी एक पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान m तथा त्रिज्या क्या है, r है ना। इसका एक चक्कर लगा रहा है कोई चीज, मान लो इसका चक्कर कोई अन्य उपग्रह या अन्य ग्रह लगाता है ना। मान लो एक m द्रव्यमान का, छोटा m द्रव्यमान का एक उपग्रह है जो इस ग्रह के चारों ओर r त्रिज्या के, कितनी दूरी पर है, यहां से इस r को इधर दिखाता हूं, है ना, इसकी त्रिज्या r है ये, और इसके केंद्र से, पृथ्वी से r दूरी पर एक अन्य उपग्रह है ना। पृथ्वी से r दूरी पर एक अन्य उपग्रह है जो इस ग्रह का r त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। समझ गए। अब देखो, परिक्रमा कर रहा है तो हम लोग दो चीज लाएंगे, क्या क्या, एक अभिकेंद्र बल, क्यों, क्योंकि वृत्तीय गति कर रहा है, और वृत्तीय गति में हमको क्या चाहिए, आवश्यक अभिकेंद्र बल चाहिए होता है। और एक हम लोग का क्या लगेगा, न्यूटन का ग्रेविटी फोर्स। जब दो ग्रह एक साथ आएंगे तो एक दूसरे को अपनी ओर क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, तो ये इस पर क्या करेगा, एक बल लगाएगा, है ना, उस बल की। और ये जो वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा कर रहा है तो अभिकेंद्र बल से कर रहा है। एक बल ये लगाएगा इसको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, दो बल हो गए, दोनों बल को एक दूसरे के क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, जो कटेगा कटाएंगे, जो बचेगा उसको बचाएंगे, ठीक। तो इस चित्र को बनाओ, फिर माना फलाना लिखते हैं इसी में। चलो लिखो इसी में, माना माना एक पृथ्वी जिसका द्रव्यमान कैपिटल M, जिसका द्रव्यमान कैपिटल M तथा त्रिज्या कैपिटल R है। कैपिटल R है, हो गया। पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर, स्मॉल h, अभी इसमें चित्र में नहीं दिखाया हूं ना, उसको बाद में दिखाऊंगा। पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर
एक स्मॉल एम द्रव्यमान का उपग्रह है। उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर V0 चाल से परिक्रमा करता है। V0 चाल से परिक्रमा करता है। हो गया। अब देखो, चूंकि m द्रव्यमान के ग्रह की गति कैसी है, वृत्तीय गति है, वृत्तीय गति है, अतः उस पर ऐसे करो, अतः वृत्तीय गति हेतु, वृत्तीय गति हेतु आवश्यक क्या, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल। तो आवश्यक अभिकेंद्र बल F बराबर कितना हो जाएगा, mv² बटे r। लेकिन यहां पर उसका चाल जो है वो v ना होके क्या है, v0 है। ठीक, इसको मानेंगे समीकरण 1। जरूरत पड़ा तो यूज करेंगे, नहीं पड़ेगा तो समीकरण को हटा देंगे। ठीक, अच्छा, अब चूंकि इस बड़े हम लोग का ग्रह के पास एक छोटा उपग्रह आया है, तो ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, है ना। अब देखो, अब कैपिटल M द्रव्यमान द्वारा उपग्रह पर लगने वाला बल, अब ये इस पर बल लगाएगा, और कौन सा, न्यूटन का ग्रेविटी के फोर्स से। F बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल G m बटे r², यही होगा। ठीक, इसको मानेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से कंपेयर कर देंगे हम लोग, तुलना समीकरण 1 व 2 से। इसको इधर रखो, उसको उधर रखो, तो mv0² बटे r, अब बराबर इधर हो जाएगा g बड़ा M छोटा m बटे r²। एक r से एक r खत्म, m से m पूरा कंप्लीट खत्म, तो हमारे पास क्या बचेगा, m से m खत्म, तो इधर v0 बचेगा, ऊपर दिखा रहा हूं स्क्वायर में बचेगा। r से एक r खत्म, लेकिन एक r बचा, तो इधर बचेगा gm बटे r। इसको उधर पक्षांतर कर दो वर्ग को, तो ये हो जाएगा रूट में √gm बटे r। ये होता है किसके लिए, कक्षीय चाल या कक्षीय वेग, तुम लोग जो चाहो वो कह सकते हो। हो गया। अच्छा, इसमें h ऊंचाई में लिखवाया हूं, लेकिन उसको मेंशन नहीं किया हूं, नहीं किया हूं ना। मान लो ये जो m द्रव्यमान का वस्तु है, यह पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर है, h ऊंचाई पर है, तो उस समय ये जो टोटल r होगा यहां से यहां तक का, वो इस r और इस h के योग के बराबर होगा, है ना। यहां से यहां तक का हमको पूरा डिस्टेंस चाहिए, यहां से यहां तक का, तो यहां से यहां तक का तो r है, और ये वाला h ऊंचाई पर है, तो r प्लस h होगा। तो हम लोग को पता है, इसको यहां से जमाओ, रुको पूरा क्लियर जमाएंगे हम लोग, किंतु कर देते हैं r बराबर क्या होता है, r प्लस h कैपिटल में। पुराने बुक में इसको आर ई करके दिया रहता था, मतलब अर्थ का हम लोग का रेडियस रहता था, है ना, और इसको एम ई करके देता था, मतलब अर्थ का मास ऐसे करके, है ना। तो हम लोग तो डायरेक्ट किए हैं, क्योंकि इसके लिए हम लोग को तो त्रिज्या चाहिए नहीं। तो आर बराबर आर प्लस एच, तब इसी में मान रख दो, तो v0 बराबर हो जाएगा रूट में कैपिटल GM बटे आर के जगह में आर प्लस क्या हो जाएगा, एच। इसी को फाइनल बनाते हैं हम लोग। ये हम लोग का होगा कक्षीय वेग या चाल, है ना। कक्षीय वेग कह सकते हो, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, कक्षीय चाल कह सकते हैं। इसमें और है, हाँ और है, रुको। अब देखो इसी में कई पदों में आता है ना ये,
मतलब ये भी हम लोग का है, ये भी, ये भी है, ये भी है। और देखो, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण कितना हो, गुरुत्वीय त्वरण किसको मानते हैं, कैपिटल जी को कि स्मॉल जी को, स्मॉल जी को, है ना। यदि गुरुत्वीय त्वरण, यदि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी हो तो मतलब यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण कैसा हो, स्मॉल जी हो, तो स्मॉल जी हो तो हम लोग पढ़े हैं स्मॉल जी बराबर क्या होता है, जी एम बटे आर स्क्वायर, पढ़े हो, आर स्क्वायर। अब वहां पर आर छोटा ना हो के अभी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, होगा ना। अब देखो इसी में आगे, ये हो गया ना। चलो अब इसी में आगे देखो, अगर यहीं से इसको इधर ले आऊं तो जी आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ई जी एम के जगह में इतना को यहीं पर रख दूं। अच्छा इसको समीकरण मान लेते हैं, दो है, इसको मान लो समीकरण 3, इसको मान लो समीकरण 4, है ना। समीकरण 4 से v0 बराबर रूट में क्या होगा, जीएम के जगह में इतना रखोगे, जी आर का स्क्वायर बटे आर प्लस एच। v0 बराबर, यहां से आर बाहर निकल जाएगा, वर्ग में है तो सीधा आर बाहर निकल गया, तो अंदर में क्या बचा, जी बटे आर प्लस एच बचा। ये हो गया एक हम लोग का, ये इसको मानेंगे समीकरण 5। ठीक, इसको मिटा दो और सीधा नीचे में लिखना समीकरण 3 4 5, ये सब कक्षीय वेग या कक्षीय चाल के व्यंजक हैं, तीन तीन ठो, है ना। तुम लोग चाहो तो इस पद में ज्ञात कर सकते हो, चाहो तो इसमें, चाहो तो इसमें। अगर पेपर में देखो, तुम लोग को अगर पेपर में पूछता है कक्षीय वेग या कक्षीय चाल किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो तुम लोग यहाँ लाके छोड़ देना, इसको एक्स्ट्रा काहे देना है तुमको, भाई ये भी तो तुम्हारा कक्षीय चाल है, जरूरी थोड़ी है यहाँ तक लाओ, समय बचाओ, यहां तक लिखने का जरूरत नहीं है। जो भी चेक करेगा वो नहीं काट सकता, किस बेस पे काटेगा, ये भी तो कक्षीय चाल है, v0 का तुम्हारा वैल्यू तो निकल रहा है ना, सब मान हम सही तो रखे हैं ना। हाँ अगर वो बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी उपग्रह या किसी ग्रह की कक्षीय चाल ये है, तो यहां तक लाओ, अगर बोलता है ये है तो यहां तक लाओ, बोलता है तो, नहीं बोलता है तो मत लाना, कोई जरूरत नहीं लाने का। ठीक, खाली बोलेगा ज्ञात कीजिए तो यहां तक लाके दे देना। चलो इसको नोट करो, फिर इसी के आगे और है, हाँ छोटा सा और है। अब देखो इसी में एक कंडीशन ये आता है कि यदि ये जो उपग्रह है, ये उपग्रह पृथ्वी के अत्यंत निकट हो, निकट हो, करीब हो, पास हो, पास पास हो, जैसा भी करो, ये जो है हम लोग का, ये इसके अत्यंत करीब हो, तो जब ये इसके करीब आएगा तो एच ऊंचाई का मान क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। और इसकी तुलना में, आर की तुलना में, आर की तुलना में जो एच ऊंचाई है वो बहुत ही क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, समझे। ये हम लोग का उपग्रह, ये हम लोग का मान लो पृथ्वी है, इसका हम लोग का केंद्र क्या है, केंद्र ओ है, त्रिज्या क्या है, आर है ना। मान लो यहां पर ये वाला एच ऊंचाई पर, यहां से एच ऊंचाई पर कोई वस्तु या कोई उपग्रह इसका गति कर रहा है ना, वृत्तीय गति। अब मान लो ये इसके पास में है, इसको पास लाते हैं इसके, तो पास लाएंगे तो कैसा हो जाएगा, इसको पास लाओगे तो ऐसा हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा, तो ये एच ऊंचाई हो गया। तो अब इसकी तुलना में ये तो बहुत छोटा है, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या बहुत है, तो पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में इसकी जो ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी, नगण्य के बराबर, है ना। तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं कि यदि उपग्रह पृथ्वी के अत्यंत निकट हो तो एच लेस देन आर होगा, मतलब एकदम छोटा होगा किससे, आर से। तब एच को क्या ले लेंगे, नगण्य ले लेंगे। अब नगण्य लेंगे तो क्या होगा, यहीं से देखो समीकरण 5 से, समीकरण 5 से v0 जो है वो रूट में इस r को अंदर लेके जाओ तो ये हो जाएगा जी आर का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, r प्लस एच है, एच को नगण्य ले लिया मतलब जीरो के बराबर, तो एच को जीरो के बराबर लिया तो क्या बचेगा, आर बचेगा, आर से एक आर खत्म, तो v0 बराबर क्या हो जाएगा, रूट में जी आर। यह है व्यंजक जब कोई उपग्रह पृथ्वी के अत्यंत समीप हो तो उसकी कक्षीय चाल कितनी होगी, इतना होगा। ठीक, अब यहां देखो एक चीज इसमें समझो, यह जो v0 का सूत्र आया है, चाहे कहीं पर भी आए, यहां पर आए चाहे यहां पर आए
चाहे यहां पर आए चाहे यहां पर आए, सब जगह देखो क्या ये m पर निर्भर करता है, छोटे m पर नहीं निर्भर कर रहा है, क्योंकि किसी भी व्यंजक में m नहीं आया है। मतलब हमको यह पता चल रहा है कि कक्षीय चाल जो है इस उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। कहने का मतलब है कि यदि इसका जो कक्षीय चाल है ये, इसमें अगर मैं बहुत सारा उपग्रह डाल दूं, ये एक से ज्यादा उपग्रह डाल दूं, तो इन सब का जो कक्षीय चाल होगा वो कैसा होगा, एक समान होगा। ठीक, क्योंकि द्रव्यमान पर निर्भर तो नहीं करती, उपग्रह के द्रव्यमान पर, है ना तो ये सूर्य के द्रव्यमान, हाँ उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, है ना, सूर्य के द्रव्यमान पर निर्भर है, पृथ्वी के एम है यहाँ पर, है ना, तो इस पर निर्भर नहीं करती। तो इस पर निर्भर नहीं करती, तो इसके कक्षा में मैं इसके जैसे 10 डालू, 20 डालू, 25 डालू, इससे ज्यादा डालू, कम डालू, सबका कक्षीय चाल क्या होगा, एक समान होगा, है ना, क्योंकि इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है। एक छोटा ले लिया, एक बड़ा ले लिया, तो अगर इसी कक्षा में है, इसी कक्षा में है, तो दोनों का वेग क्या होगा, समान होगा, कक्षीय चाल। समझ गए इसको? चलो इसी को उतारो, छोटा सा, बस चित्र कचरा हो गया, उसमें एच दिखाए हो ना तुम लोग चित्र में, हाँ बस इसी को उतारो इतना, फिर यहां से खत्म। तो एच ऊंचाई डाल दो वहीं से। चलो इतना नोट करो बस, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं इसका आवर्तकाल के लिए। ये हो गया ना। अब देखो इसमें हमको एक चीज पता चला कि ये जो कक्षीय चाल है ये निर्भर नहीं करता किस पर, उपग्रह के द्रव्यमान पर, है ना, उपग्रह का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक, दूसरा चीज ये निर्भर करता है इसकी ऊंचाई पर, ये दोनों में से कोई सा भी ले लो। ठीक, ये जी बटे आर प्लस एच, अगर इसको एक बार के लिए भूल जाओ, यदि ऊंचाई को बढ़ा देते हो तो इसका मान क्या हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमण पाती है, ये पृथ्वी है हम लोग का, और ये उसका क्या है, उपग्रह है, मून है मान के चलो, ये इसका चारों ओर एच ऊंचाई पर क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। यदि हाइट को बढ़ाते हो, इसका जो पृथ्वी तल से इसका ऊंचाई को बढ़ा देते हो, मान लो इसको बढ़ाकर यहां कर दिए ऐसे करके, तो अगर इसका ऊंचाई को बढ़ाते हो तो इसका जो कक्षीय वेग या कक्षीय चाल है उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, ये है, बस यही दो चीज है समझने लायक हम लोग का। अब उसके बाद हेडिंग डालो उपग्रह का आवर्तकाल या परिक्रमण काल, इसको कहते हैं। आवर्तकाल परिक्रमण काल एक ही है ना, एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वही है हम लोग का। हेडिंग डालो उपग्रह का आवर्तकाल या परिक्रमण काल, कैपिटल टी से प्रदर्शित करेंगे इसको। आवर्तकाल परिक्रमण काल वही है, लिखो ना कोई सभी। हो गया। अब देखो, चलो परिभाषा लिखो। हाँ, उपग्रह को, उपग्रह को किसी ग्रह के परितः, उपग्रह को किसी ग्रह के परितः एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है जितना समय लगता है उसे उस उपग्रह का, उसे उस उपग्रह का आवर्तकाल या परिक्रमण काल कहते हैं, आवर्तकाल या परिक्रमण काल कहते हैं।
हो गया। अब देखो, इसे टी से प्रदर्शित करते हैं, उसी के नीचे लिख लेना, इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। चित्र जो पहले जैसा था वही सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं है चित्र में। बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं बनाओगे तो नहीं बनाना, लेकिन पेपर में तुम लोग को बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर डबल लिखे हो तो उसी का चित्र इसमें चल जाएगा। अब पेपर में कक्षी चाल को थोड़ी लिखे रहोगे, परिक्रमण पूछेगा तो वहां पर तुमको बनाना पड़ेगा। ठीक, उसी में लिखो। चलो फिर नीचे पैराग्राफ चेंज करके, यदि चित्र वही रहेगा, हाँ, तो उसको डबल मत बनाओ, है ना। भूल जाओगे तो पहले जैसा बना लेना, जगह छोड़ दे रहो, चित्र वही बनेगा, हम लोग का अंतर नहीं है, सेम सेम है पूरा प्रोसेस। ठीक, चलो लिखो उसी में, यदि कोई उपग्रह आर त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में, स्मॉल आर छोटा आर, आर त्रिज्या के, पूरा यहां से वहां तक का लिए थे ना आर त्रिज्या, हाँ बस वही, यदि कोई उपग्रह आर त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में, हो गया, वृत्तीय कक्षा में v0 वेग से, v0 वेग से परिक्रमा कर रहा हो, परिक्रमा कर रहा हो, तो उसका परिक्रमण काल, परिक्रमण काल या आवर्त काल जो भी लिखना चाहो, तो उसका परिक्रमण काल अब देखो, उसका परिक्रमण काल t बराबर क्या हो जाएगा, 2πr बटे, कैसे आया, कहां से आया, समझे नहीं समझे? देखो, हमको पता है v बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू आर, पढ़े हो अभिकेंद्र त्वरण, उसी वाले अभिकेंद्र वाले सूत्र से, v बराबर ओमेगा इंटू आर, तो v अभिकक्षी चाल कैसा है, v0, तो 0, ओमेगा का मान क्या होता है, 2π/t होता है, और ये इंटू आर और v0, हमको t का मान चाहिए, t को इधर ले आओ तो t इधर आ गया, ये हो गया 2πr, अब बटे, समझे कहां से आया? चाहो तो साइड में लिख लेना, अगर भूलो मत उसके लिए, है ना, पेपर में नहीं लिखना है, तुम लोग भूलो मत उसके लिए करना। v बराबर ओमेगा इंटू आर होता है, तो v बराबर ओमेगा का मान रखते हैं 2π/t इंटू आर, और अगर हमको t का मान चाहिए t बराबर, तो इसको इधर ले आओ तो 2πr बटे v, यहां से आया है। ठीक, ये फॉर्मूला है। अब देखो, t बराबर 2πr बटे v0 का मान हम लोग क्या लाए हैं, पिछला, उसी को रख दो सीधा सीधा, तो gm बटे आर, इस आर लाए थे शुरू में रूट में, हाँ तो उसी को रख दो, रूट में हम लोग शुरू में लिख देते हैं gm बटे आर। ठीक, अब बटा का बटा है तो ये पलटेगा, ये पलटेगा, तो ये हो जाएगा t बराबर 2πr इंटू रूट में ये पलट जाएगा और ये हो जाएगा r बटे gm, ये r बाहर में है, अंदर लेके जाओगे तो स्क्वायर होगा, है ना, तो ये हो जाएगा, देखो इसी के आगे ये हो जाएगा t बराबर 2π, r को अंदर लेके जाओगे तो ये रूट में हो जाएगा r का घात 3 बटे gm, समझे? 3 तो होगा, r यहां पर पहले से मौजूद है, इस r बाहर में है, अंदर लेके जाओगे तो r का स्क्वायर होगा ना, समझे? रूट से बाहर कब निकलता है कोई संख्या, जब उसका वर्ग लगा हो, तो कहीं ना कहीं ये वर्ग रहा होगा तब तो बाहर निकला है, तो इसको अंदर घुसाओगे तो वर्ग रहेगा ना, तब तो, अगर इसी को स्टेप को पीछे करो ना, आर स्क्वायर को बाहर निकाल दोगे तो ये निकल गया, अंदर में एक ठो और बचेगा, समझे? तो बस इसी बेस से कितना हुआ, आर का घात 3, डायरेक्ट लिखूंगा समझ जाओगे ना। हाँ, अब देखो t बराबर 2π, अच्छा एक हम लोग इसको ले लेते हैं, इसको, है ना, एक इसको ले लेते हैं हम लोग, उसके बाद जो जो उसमें किए थे पिछला वाला में क्या क्या किए थे, एक बार ऐसे आया था सिंपल,
फिर एक बार क्या किए थे, आर बराबर आर प्लस एच करके रखे थे तो एक समीकरण आया था। एक बार हम लोग जी एम बराबर कितना रखे थे, जी आर का स्क्वायर रखे थे तो अब एक समीकरण आया था। तो इन तीनों से हम लोग को तीन समीकरण वहां प्राप्त हुआ था, इन्हीं तीनों को इसमें रखेंगे तो तीन समीकरण यहां प्राप्त होगा। ठीक, तो एक बार अब देखो ये हो गया, इसको मानते हैं समीकरण एक। परंतु हमको पता है आर बराबर आर प्लस एच होता है, क्योंकि जो पृथ्वी है उससे एच ऊंचाई पर है, पृथ्वी की त्रिज्या आर और उसकी ऊंचाई एच, तो आर प्लस एच टोटल डिस्टेंस है ना। तो इसी आर के जगह में आर प्लस एच रखोगे तो टी बराबर 2 पाई रूट में आर के जगह में हो जाएगा आर प्लस एच, और आर का घात 3 है तो इसका भी घात कितना हो जाएगा 3। अब पूरे का बटा कितना हो जाएगा जीएम। इसको मानेंगे समीकरण 2। ठीक, अब फिर ले आओ परंतु एक वो वाले जी के लिए, परंतु जी बराबर होता है जीएम बटे आर स्क्वायर। ऐसे आर होता था लेकिन पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल है तो हम लोग क्या करेंगे कैपिटल आर स्क्वायर। अच्छा, या इसी को कर दो, जीएम का मान हमको चाहिए जीएम का, तो इसको इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा जी आर स्क्वायर होगा। अब उसी में हम लोग को मान को रख देना है, सिंपल सिंपल जो है उसको। ठीक, तो इसी में मान को रख दो, इसी में समीकरण 2 में। तो t बराबर 2 पाई रूट में हम लोग का है कितना r प्लस एच पूरे का घात कितना है 3 बटे कितना था जीएम, यहां से जीएम, इसी जीएम के जगह हम कितना रखोगे जी आर का स्क्वायर रखोगे। तो t बराबर 2 पाई, अब यहां से r बाहर निकल जाएगा तो r बाहर निकला, अंदर में क्या बचेगा r प्लस एच का घात 3 बटे कितना जी। ये भी हम लोग का, इसको मानेंगे समीकरण कौन सा 3। समीकरण 1, 2 और 3, 1, 2 व 3 उपग्रह के आवर्त काल या परिक्रमण काल का क्या है व्यंजक है। आवर्त काल या परिक्रमण काल का क्या है व्यंजक है। ठीक, इसको नोट करो। उसके बाद इसमें भी कंडीशन है, एक दो तो बता दूंगा, उतना में क्लियर हो जाएगा। जिले इलाही कब है, हाँ आया था, देखे नहीं रहता है। ठीक ठीक, अच्छा इसी को मिटा रहा हूं, देखो अब देखो यहीं पर यदि पृथ्वी यदि उपग्रह पृथ्वी के अत्यंत समीप हो, पृथ्वी के कैसा हो अत्यंत समीप हो, तो क्या हो जाएगा पहले जैसा, जो एच है वो छोटा हो जाएगा किससे आर से, है ना, अर्थात एच का मान क्या हो जाएगा 0। तब वहीं से लेके चलोगे टी बराबर 2 पाई/r रूट में आर का घात 3 बटे क्या जी। ठीक, उस इतना हो जाएगा। चाहो तो और हल कर सकते हो, नहीं हल करोगे तब भी छूट जाएगा। क्या हल करोगे, इसी को ऐसे कर सकते हो टी बराबर 2 पाई है ना बटे आर रूट में, यहां से आर स्क्वायर को निकाल दो तो आर बाहर निकलेगा, एक बचेगा आर बटे जी, आर से आर कैंसिल, तो टी बराबर हो जाएगा 2 पाई रूट में क्या आर जी। ये हो जाएगा, इसको ना लिख के इसको कर देना सीधा, इतना हुआ। अब इतना सब में हमको क्या क्या पता चला, यहां पर फिर हम लोग का जो परिक्रमण काल है ये निर्भर नहीं करता उपग्रह के द्रव्यमान पर। कहने का मतलब ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये उसका क्या है कक्षीय चाल है मान लो, और यहां पर छोटा एम द्रव्यमान का हम लोग का परिक्रमा कर रहा है उपग्रह इसके चारों। मान लो इसको आवर्त काल जो टी है वो मान लो 10 घंटा लग रहा है या 10 दिन मान के चलो, 10 दिन में ये पृथ्वी का एक चक्कर कंप्लीट करता है ना। मान लो इसका द्रव्यमान हम लोग का 20 किलो है, अगर मान लो मैं 100 किलो का लेके आ जाऊं कोई और उसको भी इसके कक्षा में घुसा दूं, तो इसका भी जो आवर्त काल होगा कितना होगा 10 दिन ही होगा, है ना। मतलब ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, चाहे 10 किलो का एक हम लोग उपग्रह ले आए और 25 किलो का एक उपग्रह ले आए और दोनों को एक कक्षा में डाल के उनको परिक्रमा कराएं पृथ्वी का, तो दोनों का जो हम लोग का ये है टाइम है, जो आवर्त काल है वो सेम होगा। और सेम क्यों होगा, क्योंकि दोनों का कक्षीय चाल क्या होता है सेम होता है। अभी देखे थे ना कक्षीय चाल सेम है, तो जितना वेग से ये गति करेगा बड़ा ज्यादा द्रव्यमान वाला, उतना ही
वेग से कम द्रव्यमान वाला। तो दोनों का तो द्रव्यमान अलग अलग है, लेकिन दोनों का गति तो सेम ही है ना, तो गति सेम है तो समय भी सेम लगना है। ठीक, अच्छा, ये निर्भर करता है टी किस पर, अनुक्रमानुपाती होता है एच पर, ऊंचाई पर। क्योंकि देखो टी के सीध में ए है, टी के सीध में ए है ना, और टी के सीध में यहां है, सब सीध में है, मतलब ऊंचाई पर निर्भर करता है। ऊंचाई बढ़ाओगे तो ग्रह का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो कैसे समझें, इसी से समझो। मान लो एच ऊंचाई पर ये था, एच ऊंचाई पर यहां पर कोई वस्तु हम लोग का या कोई उपग्रह इसके गति कर रहा था, तो इसका वृत्त जो बन रहा है वो कैसा है, छोटा है, और दूरी भी कम है तो कम समय लेगा। मान लो इसकी ऊंचाई को बढ़ा करके यहां कर दूं, यहां तक, तो इसका वृत्त अब कैसा बनेगा, यहां अब पहले की तुलना में बड़ा है, तो इसको पूरा यहां से वहां तय करने पर भी क्या लगेगा, ज्यादा समय। मतलब ऊंचाई बढ़ाते हो तो ग्रह का परिक्रमण काल या आवर्त काल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। कल जब आओगे तो कल हम लोग देखेंगे किसको, आगे देखेंगे इसका। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही।